जय स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी भूगोल को अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हमारा अध्याय है 4 जिसका नाम है वायु। इसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में दोस्तों वायु क्या होती है, वायुमंडल क्या होती है, वायु का संगठन किस प्रकार से है, कौन कौन से इसमें गैस सम्मिलित है। उसके बाद वायु के परतें जो महत्वपूर्ण परतें हैं, वायुमंडल का संरचना जो है इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। इसके बाद ही हम लोग साथ ही साथ हम लोग भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जाना कि कैसे होती है, कौन कौन सी गैसें इसमें आती है। अगर वीडियो चैनल पे अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। आज हम लोग दोस्तों इसमें आगे हम लोग देखने वाले हैं मौसम और जलवायु के बारे में। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे हम लोगों ने। आज हम लोग मौसम और जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। मौसम और जलवायु क्या होती है, हम लोग देखते हैं दोस्तों मौसम के बारे में कि आए दिन हमारे जो दिन प्रतिदिन है, अब सुबह के टाइम पे धूप मतलब ठंडा मौसम रहता है, लेकिन दोपहर के टाइम पे क्या होता है, गर्मी का मौसम गर्मी एकदम लगने लग जाती है, और लेकिन शाम होते होते फिर ठंडा लगने लगता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं सुबह का दिन सूरज धूप खिला होता है, लेकिन अचानक दोपहर शाम होते होते बारिश आ जाता है ना। तो ये एक दिन में जो ये वायुमंडलीय परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, है ना। मौसम क्या है, मौसम जो है आपका वायुमंडल की प्रत्येक घंटे में दिन प्रतिदिन होने वाली स्थिति है, ठीक है। एक दिन में जो आपका जो प्रति घंटे के हिसाब से जो आपका जलवायु परिवर्तन, जो वायुमंडलीय दशा परिवर्तन होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, ठीक है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। क्या कर सकता है, आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है, और हवादार मौसम हमें आनंद देता है ना। और घूमने के लिए योजना भी बना सकते हैं हम लोग। जैसे मौसम हल्का अच्छा नर्म हो, एकदम सुहावना होता है, तो हम लोग घूमने की योजना बनाते हैं और यह हमारे लिए आनंददायक होता है, ठीक। मौसम जो है नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। मौसम जो है आपका दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, लेकिन यही मौसम दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु होती है, ठीक है। जलवायु क्या होता है, तो किसी क्षेत्र विशेष की जो दीर्घकालिक अवस्थाएं, दीर्घकालिक मौसमी अवस्थाएं जो है आपको क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। वायुमंडलीय अवस्था को जलवायु कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका मौसम में कौन कौन सी चीज़ें आती है देखते हैं हम लोग। तो इसमें आर्द्रता है, ठीक है, तापमान होता है ना, वर्षा होती है, तो ये आपका सारी चीज़ें चावल आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, ये आपका किस में आता है, तो जलवायु में हम लोग देखते हैं कि जो किसी क्षेत्र को, किसी भूभाग के बड़े क्षेत्र का दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, जो लंबे समय, इसका दीर्घकालिक मतलब लगभग यहाँ पे 30 साल का बात बताता है दोस्तों, कितना, 30 साल का, ठीक है। 30 साल के अंदर जो होने वाले परिवर्तन है आपके जलवायु में, उसको हम लोग जलवायु कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन 30 साल के अंदर वाला, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं तापमान क्या होता है। तो तापमान जिस तापमान का अनुभव करते हैं हम लोग प्रतिदिन, जिस तापमान का हम लोग अनुभव करते हैं, वह वायुमंडल का तापमान होता है। किसका तापमान होता है, वायुमंडल का तापमान होता है, ठीक है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिणाम को क्या कहते हैं हम लोग, तापमान कहते हैं। तापमान क्या था, वायु में मौजूद जो आपका ताप है और कितना शीतलता है, उसके परिमाण को हम लोग तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका दिन और रात में तो बदलता ही है, कि सुबह दिन के टाइम पे हीट जो है अधिक होता है, रात के टाइम पे तापमान कम होता है, लेकिन यह आपका ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे गर्मी के ऋतु में ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मी के ऋतु में ज़्यादा आपका टेम्परेचर जो है आपका 45 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। ठंड के दिन में देखते हैं हम लोग 18 डिग्री, 16 से 18 डिग्री के आसपास रहता है, और ये बरसात के टाइम पे आपका 36 डिग्री के आसपास रहता है। तो आपका जो है ना, ऋतु के अनुसार भी आपका तापमान परिवर्तन होता है, ठीक है। शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है ना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आपतन। आपतन क्या होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, कुछ यंत्र के बारे में दिया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ दिया तापमापी। तापमापी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है। तापमापी क्या करता है, तापमान को मापता है। ये आपका वायु तापमापी है, ठीक है।
कि ये आपका वायु दाब को मापता है। उसके बाद यह वर्षा मापी, तो यह वर्षा की मात्रा को मापता है। और ये वात दिग्दर्शी, ये पवन की दिशा को मापता है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं यंत्रों के बारे में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं या अब हम लोग जो सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है हमें, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी जो सूर्य की ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 2 अरबवां भाग, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का मात्र 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करता है, और उतना में 45 डिग्री के तापमान पहुंच जाता है दोस्तों, ठीक है। सोच लीजिए, अगर हल्का भी ये बढ़ जाता है इसका परसेंट, तो फिर कितना आफत आने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों आतपन, ठीक है। आतपन क्या है? एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक। आतपन मतलब आने वाला तापमान जो है आपका, ठीक है, तापमान में वितरण को प्रभावित करता है। आतपन क्या करता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ये आतपन होता क्या है? तो जो सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, जो पृथ्वी पर आ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आतपन कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, इसको आतपन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आतपन। इसी को हम लोग सूर्यताप भी कहते हैं। सूर्यताप, सूर्य से निकलने वाला जो ताप है, ऊर्जा है, उसको हम लोग सूर्यताप भी कहते हैं, आतपन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है, इंसुलेशन। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जो सूर्य की रोशनी दोस्तों सीधी कहाँ पड़ती है? तो आपके विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। इसे जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? तापमान घटता जाता है, सूर्यताप की मात्रा घटती जाती है, ठीक। इसलिए तापमान में इसी प्रकार से घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ़ों से क्यों ढके होते हैं? ध्रुव जो है आपका बर्फ़ से क्यों ढके होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो सूर्य ताप की मात्रा है वो आपके बहुत कम पहुँचता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्मी हो जाए कि यहाँ की कुछ फसलें नहीं हो सकेंगी। अगर तापमान जो है दोस्तों तापमान अगर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो इसमें कई सारी इतनी गर्मी हो जाएगी कि कई सारे जो पेड़ पौधे हैं वह उग ही नहीं सकेंगे। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। हम लोग देखते हैं आए दिन गांव के अपेक्षा जो नगर का तापमान क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धूप धातु से बने और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। आप भी देखते हो घर, आपका ढलाई का घर है, ठीक है, जिसमें सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया गया, तो ये आपका घर की दीवारें देख सकते हैं दोस्तों, गर्मी के दिन में कितनी हीट हो जाती है, ठंड के टाइम में ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो यह आपका क्या होता है? रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है ना। यह आपका क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। हम लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसका कारण हीट को बढ़ता है हम लोग को, ठीक है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगर का तापमान बढ़ जाता है। नगर में क्या होता है दोस्तों कि जो आपके चारों साइड से आने वाली हवाएं हैं वो क्या होती है? आपके वहाँ पे नहीं, अंदर नहीं आ पाती, नगर के अंदर नहीं आ पाती ठंडी हवाएं, जिससे क्या होता है? वायुमंडल जो नगर का तापमान है वह आपका क्या होता है? पैक हो जाता है, वहीं पे गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म होने लगता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है, ठीक। आगे हम लोग वायु दाब है। वायु दाब क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। वायु दाब क्या होता है? वायु दाब दो शब्दों से मिलकर बना है वायु दाब। पहला आपका वायु, दूसरा है दाब। वायु का जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं, ठीक। यह आपका आप जानकर रह चुके कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगती है। हमारे शरीर पे जो है दोस्तों आपका बल लगता है बाहर के प्रेशर के द्वारा, ठीक है, किंतु हम अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, ठीक है। यह क्या होता है दोस्तों? ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं बॉडी, शरीर का स्ट्रक्चर है। तो चारों साइड से आपका वायु दाब लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण हमें फील नहीं होता है। और उसके साथ साथ हमारा बॉडी भी क्या कर रहा है? बाहर की ओर प्रेशर लगाता है, जिसके कारण हमारा ये फील नहीं होता है वायु दाब का प्रेशर को, ठीक। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर जो है दोस्तों वायु के द्वारा लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है ना। समुद्र स्तर पर दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है, या और ऊंचाई के साथ साथ यह घटने लगता है, ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटने लगता है। वायु दाब जब क्षैतिज वितरण वायु दाब का
क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किस पर प्रभावित होता है? तो आपका उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, जो वायु दाब का क्षैतिज वितरण है वो हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे आपका ज़्यादा हीट मिल रहा है, ठीक है, ज़्यादा सूर्यता प्राप्त होता है, वहाँ पे क्या होता है, वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। ठीक है, गर्म होकर के ऊपर उठती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ पे प्रेशर उतना हाई नहीं होता है ना, निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। तो इसी क्षेत्र में हम लोग देते हैं निम्न वायु जब गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो ऊपर उठने के साथ साथ वहाँ जब ठंडी होता है तो वहाँ पे हम लोग देते हैं बादल युक्त और आकाश और नम मौसम के साथ वहाँ बन जाता है। ठीक है, बादल बनने लगते हैं ऊपर में और बारिश का मौसम हो जाता है, नम मौसम बनता है। तो ये आपका देखते हैं निम्न दाब का क्षेत्र की विशेषता है। ठीक, कम तापमान वाले क्षेत्र में वायु ठंडी होती है, और जिसके कारण क्या होता है, जो वायु ठंडी होने के बाद वह भारी हो जाती है, और भारी होने के साथ साथ वो धरातल पर बैठती है। ठीक है, भारी होती है वायु। ठीक है, और यह क्या होती है, वायु निमज्जित होकर के वायु उच्च दाब का क्षेत्र बनती है, जिससे यहाँ पे क्या होती है, वायु आपका धरातल पर बैठती है, जिसके कारण यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। उच्च दाब के क्षेत्र के कारण यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। ठीक है, उच्च दाब के क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या होता है, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश देखने को मिलता है हमें। ठीक, वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, वायु किधर गमन करती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है। ठीक, एक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों पॉइंट, उसको हम लोग देखते हैं तापमान के बारे में, कि तापमान जो मापने की इकाई है उसको क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस कहते हैं ना दोस्तों। ठीक है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस के पैमाने पर जब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री पे तापमान क्या होने लगता है, 0 डिग्री पे तापमान पे जल हम लोग देखते हैं क्या होता है, यह बर्फ बनने लगता है। क्या बनता है? बर्फ बनने लगता है, ये जमना शुरू कर देता है। और जैसे ही यह 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पहुँचता है तो हम लोग देखते हैं पानी जो है वो खौलने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, तो तापमान को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डिग्री सेल्सियस का उपयोग करते हैं। ठीक, डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे दूसरा है, क्या आप जानते हैं हम लोग चंद्रमा के ऊपर वायु नहीं है, चांद पे क्या है, वहाँ पे वायु नहीं है, अतः वायु नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, वायुता भी नहीं होगा। अतः अंतरिक्ष यात्री चांद पर जब जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। ठीक है, हमारा बॉडी दोस्तों, हमारी बॉडी किस प्रकार है, तो वह आपका क्या बोलते हैं, वायु प्रेशर चारों साइड से लग रहा है और हमारी बॉडी से भी क्या बोलते हैं, बाहर की ओर प्रेशर बनता है। ठीक है, लेकिन हमारे वायुमंडल में वायु होने के कारण ऐसा होता है, लेकिन चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या होता है, वहाँ पे बॉडी पे शरीर पे क्या होगा, बाहर से प्रेशर बनेगा नहीं। ठीक है, तो अंदर से प्रेशर जो बनेगा, जिसके कारण क्या होता है, शरीर से जो है आपकी जो नसें हैं वो फटने लग जाती हैं। नसें फटने के साथ साथ रक्तस्राव होने लगेगा। ठीक है, रक्तस्रावित होने का खतरा बन जाता है, जिसके कारण जो वायुमंडल जो आपके अंतरिक्ष यात्री है वह एक विशेष प्रकार के पोशाक पहनता है, जिसमें अंदर में वायु भरी होती है। ठीक है, वायु भरी होती है और उसको क्या कहते हैं, अंदर बॉडी पे वायु दाब प्रेशर बनता है। ठीक है, जितना प्रेशर आपका धरातल पे हम लोग पृथ्वी पे जितना प्रेशर बॉडी बन रहा है, ठीक है, उतना प्रेशर वहाँ पे अंतरिक्ष में उसको उस पोशाक के अंदर प्राप्त होता है, जिसके कारण वो पोशाक वैसे पहन के जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पवन। आगे हम लोग देखते हैं पवन। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा पवन क्या है, वायु क्या है, वह आपका उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। ठीक है, पवन जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है, पवन को काम को देख सकते हैं, जब आप सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती तथा धूप से पेड़ों को उखाड़ देती है। यह लाइन डायरेक्ट दोस्तों हम देख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन आपका डायरेक्ट सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि आप जब सड़क पे प्रश्न किया था उसमें, तो सड़क पर गिरी हुई पत्तियां को उड़ाती है एवं पवन तूफानों को के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, तो ये इसको क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यह किस प्रकार से गति करती है, तो यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ठीक है, तो उखाड़ देती है। ठीक है, कभी कभी आप जब पवन धीरे से बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूल से उड़ते हुए देख सकते हैं। कभी पवन इतनी तेज होती है, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। अपने अवश्य अनुभव किया होगा
कि तेज पवन से छाता लेकर चलना आसान नहीं है। ठीक है, 3 उदाहरण सोचिए। जब तेज पवन के कारण आपको समस्या उत्पन्न हुई हो, पवन के 3 प्रकार विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। पवन जो आपका उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। किधर से गति करती है? उच्च दाब क्षेत्र से और निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है ना। इसके साथ साथ जो पवन क्या है, कई सारे कार्य करते हैं। ठीक है, तूफान के समय पवन तेजी से गति करती है और कभी कभी कम धीमी गति करती है। ठीक है, इसके हम लोग काम कहाँ देख सकते हैं? तो जब पत्ता उगते हैं, धूल भरी आंधियाँ आती है, तो उस टाइम पे हम लोग पवन को बहते हुए देख सकते हैं। ठीक है, पेड़ों को कभी कभी उखाड़ देता है। ठीक, यहाँ पे दिया पवन के बारे में। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित किया गया। पवन का नाम जो है उसका आने वाली दिशा किधर से आ रही है उसके आधार पर विभाजित किया गया। उदाहरण के लिए, पश्चिम से आने वाले पवन को पछुआ पवन कहते हैं और पूर्व से आने वाले पवन को पूर्व पवन कहते हैं। ठीक है, कभी कभी दिशा के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पवन के जो है वो आपका एक अस्थायी पवन है। ठीक है, कौन सा पवन है? पवन के प्रकार में अस्थायी पवन, दूसरा है मौसमी पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। ठीक है, कौन कौन से आपका? अस्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। ठीक है, यह क्या होती है? तो अस्थायी पवन वह पवन जो निश्चित दिशा में चलती है, निश्चित दिशा में चलती है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, जैसे जैसे आपका व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन एवं पूर्वी पवन है। ठीक है, ये आपका क्या है? व्यापारिक पश्चिमी पवन है और व्यापारिक पूर्वी पवन है क्या आपका? ये आपका एक निश्चित दिशा में लगातार वर्ष भर चलती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको स्थायी पवन कहते हैं, स्थायी पवन। इसको ग्राहीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, ग्राहीय पवन कहते हैं क्योंकि पूरे ग्रह पे, मतलब पृथ्वी ग्रह पे पूरे ये चलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों स्थानीय पवन के बारे में। ठीक, ये आपका देखिए, ये आपका व्यापारिक पवन जो है ये आपका निश्चित दिशा में चलती है। ठीक है, निश्चित दिशा में चलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं ये आपका पश्चिमी पवन जो है, पछुआ पवन या वे पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, और पूर्व पवन आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। ठीक, उसके बाद मौसमी पवन, ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। मौसमी पवन किसको कहते हैं? यह पवन जो है जो अपने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मौसमी पवन कहते हैं। जैसे भारत में एक पवन चलती है लू। ठीक है, वो आपका एक लू तो आपका स्थानीय पवन होगी। सॉरी दोस्तों, भारत की जो पवन है, आप लोग देखते हैं बरसात के टाइम पे क्या होता है, ये भारत का दक्षिणी भाग है। ठीक है, बरसात के टाइम पे जब होता है, गर्मी का मौसम आने लगता है, जून का महीना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम से एक पवन उठती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मानसून आपका पश्चिम तट पर टकराती है और यह भारत में मध्यवर्ती इलाकों में पूरा बारिश करती है। लेकिन सितंबर का जब मंथ चालू होता है, सितंबर अक्टूबर का मंथ, उसके बाद यही पवन वापस समुद्र की ओर आने लग जाती है। ठीक है, जापान समुद्र की ओर वापस आने लगती है। तो इस जो मानसूनी पवन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक मौसमी पवन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तीसरा है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन वे पवन जो है किसी छोटे क्षेत्र में चलते हैं, वर्ष या दिन या किसी विशेष समय में चलती है। ठीक है, जैसे आपका इसको हम लोग स्थानीय पवन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए स्थलीय समीर और समुद्री समीर। स्थलीय समीर और समुद्री समीर ये दिन प्रतिदिन अपनी दिशा चेंज करते हैं। ठीक, सुबह के टाइम पे आपका देखते हैं आपका स्थल से आपका समुद्र की ओर गति करता है, लेकिन शाम में देखते हैं समुद्र से स्थल की ओर गति करता है। ठीक है, अब भारत में हम लोग देखते हैं एक उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन चलती है, जिसे लू के नाम से जानते हैं। गर्मी में जो उत्तरी भाग में देखते हैं, उत्तरी मैदानी इलाकों में एक लू चलती है, एक लू नाम का पवन चलती है। ठीक है, जिसे हम लू कहते हैं। यह आपका उष्ण एवं गर्म एवं शुष्क पवन होता है। ठीक है, इसी प्रकार कई सारे पवन है स्थानीय पवन, जैसे रॉकी है। ठीक है, आपका उसके बाद हरमंटन है ना, तो बिलजार्ड है। कई सारे ऐसे पवन हम लोग नाम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग स्थानीय पवन के बारे में अध्ययन करेंगे विशेष रूप से, उस टाइम हम लोग इस पवन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। चक्रवात क्या होता है? यहाँ पे देखिए चक्रवात की एक विशेषता दी हुई। चक्रवात क्या होता है? एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर ओडिशा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात खतरा बना रहता है। 17 अक्टूबर 1999 में 17-18 अक्टूबर को 1999 में राज्य के 5 जिला, मतलब ओडिशा जो है उसके 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को
अन्य महाचक्रवात आया, एक और महाचक्रवात आया जिससे राज्य के बड़े भाग में तबाही मचाई। ठीक है। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा एवं ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानि हुई। ठीक है, कितनी इसकी वेग था, तो ये आपका 260 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ से चल रही थी। ठीक है, और 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। कितना देर तक? 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। कब आया था ये आपका महाचक्रवात? तो 29 अक्टूबर 1999 को। ठीक, अनेक औद्योगिक भवनें तथा जो घर उसको उड़ा दिए गए, छत घर उड़ा दिया गया, विद्युत आपूर्ति लाइनें सब कट दी गई थी। ठीक है, और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार तीनों दिन बारिश होती रही। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे यह क्या होता है, चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंग स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई थी। मतलब कितना दूर तक? 20 किलोमीटर तक ये आपका जो तरंग है, ठीक है, वो धरातल पे आ गया था। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही आई थी। ठीक, एक तबाही 2004 में भी आया था दोस्तों, जिसमें हम लोग को देखते हैं बहुत भयानक तबाही मचता है। ठीक है, आपका बंगाल की खाड़ी में, जिसमें हम लोग का इंदिरा पॉइंट, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, वो आपका डूब जाता है। ये देखिए दोस्तों, चक्रवात के कारण जो है किस प्रकार से यहाँ पे तबाही मचा था, इसका चित्र दिया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अचानक 7 से 10 मीटर की ऊंचाई तरंग आई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। बहुत नुकसान पहुंचाया था दोस्तों इस चक्रवात ने, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट निकल थाईलैंड के खाड़ी में अवदाब के कारण, मतलब एक निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहन होकर के महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को यह उड़ीसा के इरेसामा और बालीकोट के बीच क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक, यही आपका एक यहाँ पे कहानी। इसमें देखते हैं दोस्तों, 130 लाख लोग प्रभावित हुए इस महाचक्रवात में, और इसका तट पूरी तरह से बर्बाद हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे चक्रवात के बारे में केस स्टडी था, उसको आगे हम लोग देखते हैं। चक्रवात आर्द्रता क्या था, यहाँ पे कुछ एक चित्र, यहाँ पे चित्र दिया हुआ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक, सबसे पहले ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या आपका, हाँ में ये आपका पृथ्वी है दोस्तों। ठीक है, ये क्या पृथ्वी का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे प्रमुख वायुदाब की पेटियों के दर्शाया गया। ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। ये आपका देखते हैं यहाँ पे 90 डिग्री उत्तर, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण है, यहाँ 60 डिग्री का अक्षांश दिया गया। यहाँ पे अलग अलग अक्षांशों को यहाँ पे बांटा गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 डिग्री के बीच में एक लाइन खींची गई है, आपका कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इसके 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में हम लोग देखते हैं, ये आपको डोल्ड्रम एरिया, निम्न डोल्ड्रम एरिया यहाँ पे जो है शांत क्षेत्र बोलते हैं, डोल्ड्रम एरिया। ठीक है, भूमध्य रेखा निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ पे बनता है, इसको डोल्ड्रम एरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा है आपका 30 डिग्री अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में, 30 डिग्री लेकर के 35 डिग्री अक्षांश के बीच में, इसको बोलते हैं उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र, जिसको हॉर्स अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 60 डिग्री के आसपास। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। कौन सा कहते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। और उसके साथ साथ यहाँ पे देखते हैं उच्च दाब क्षेत्र। ठीक है, सबसे यहाँ पे उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ पे आपका 60 डिग्री के आसपास उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ये आपका 35 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। इसको हॉर्स अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं? हॉर्स अक्षांश के नाम से जानते हैं। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र को। अब यहाँ पे इसका ये डोल्ड्रम एरिया में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है। यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है? बहुत कम, तापमान बहुत अधिक है, जिसके कारण यहाँ पवनें जो है आपका ऊपर उठती है। ठीक है, जिसके कारण डोल्ड्रम का एरिया बनता है। ठीक है, इसका नाम हॉर्स अक्षांश क्यों पड़ा? तो हॉर्स अक्षांश इसका नाम इसलिए पड़ा दोस्तों, क्योंकि एक प्राचीन समय में कहानी दिया हुआ है, ठीक है, बुक में, कि इस क्षेत्र में जो आपको घोड़े लेकर के लोग आ रहे थे। ठीक है, समुद्री क्षेत्र में यहाँ पे घोड़े को क्या कहते हैं, उड़ान से घोड़े करके ला रहे थे व्यापारी लोग। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पवने हैं यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र है, तो ये पवने यहाँ पे क्या होती है, बैठती है। ठीक है, तो बैठती है, तो जिसके कारण यहाँ पे वो उसका नाव को जो है, जिस जहाँ से पानी जहाँ से आ रहे थे, तो उसमें अनियंत्रित होने लगी थी वो।
जिसके कारण वहाँ पे जो घोड़ों को क्या किया जाता है, समुद्र में फेंक दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण इसका नाम अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना गया। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं हम लोग आर्द्रता क्या होती है। ठीक है, आर्द्रता क्या होती है? जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है, जब जल क्या होती है, पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती है तो यह जलवाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है? जलवाष्प बन जाता है। पृथ्वी में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। पृथ्वी में किसी भी समय जो है आपका जलवाष्प की मात्रा, वायु में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, तो हम लोग क्या उसको कहते हैं, आपको जलवाष्प कहते हैं। ठीक है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जब जलवायु में वायु में क्या होता है, आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो उसको क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। वायु गर्म होती है, ठीक होती जाती है, इसका जलवाष्प करने की क्षमता बढ़ती जाती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि वायु के गर्म होने से क्या होती है, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प धारण की मात्रा क्या होती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार अधिक आर्द्र होती जाती है। ठीक है, आर्द्र दिन में हम लोग देखते हैं कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। ठीक है, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संघनित होकर हम लोग देखते हैं जल की बूंदें बनते हैं। ठीक है, जब बादल बनता है, बादल इन्हीं बूंदों का एक समूह रूप है। ठीक है, जलवाष्प क्या होता है, जब दोस्तों हम लोग जब ठंडा होता है, जब गर्म होता है, ठीक है, तो यह जलवाष्प ऊपर उठने लगता है ना। जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठंडा होने के साथ साथ यह क्या होता है, जलवाष्प संघनित होकर बूंदें बनने लगती है। ठीक है, और इन्हीं बूंदों का जो सम्मिलित रूप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं, है ना। सम्मिलित रूप में बादल कहते हैं। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तो वर्षण के रूप में नीचे आने लगती है। जब जल की बूंदें क्या होती है, भारी होती है तो इसमें वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। ठीक है, इसी को वर्षा कहते हैं हम लोग। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। ठीक है, इसके इंजन से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है। ठीक है, वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक आप पथ के रूप में दिखाई देता है। जब लोग जब रॉकेट या फिर हवाई जहाज ऊपर आसमान में उड़ते हुए हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो उसके पीछे सफ़ेद पट्टी देखने को मिलता है ना, इससे हम लोग सफ़ेद पट्टी देखने को मिलता है। तो ये कैसे बनता है, तो यह भी आपका क्या है, वायु का जो है आर्द्रता का संघनित रूप है, नमी का संघनित रूप है, उसके कारण यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, पृथ्वी पर जब जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो जल के रूप में गिरता है वर्षण, उसको क्या कहते हैं, वर्षा कहलाता है। ठीक है, ज़्यादातर भूमि जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भूमि में जो भी जल प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो वर्षा से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण की मदद करती हैं। जब पहाड़ी पासों से पेड़ कटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। ठीक है, एवं नीचे इलाकों में बाढ़ के कारण बनता है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन प्रकार होते हैं वर्षा के? 3 प्रकार। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, वर्षा के कितने प्रकार? 3 प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों का रूप दिया गया। ठीक है, देख सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में चक्रवात आता है दोस्तों, जब किसी क्षेत्र में चक्रवात आता है तो क्या होता है, वहाँ पे चक्रवात के कारण वायु है दोस्तों आपका ऊपर उठने लगती है। ठीक है, और वायु ऊपर उठती है तो वहाँ पे क्या होता है, वायु ऊपर उठने के साथ क्या होगा, वायु ऊपर जाने के बाद ठंडी होगी, ठंडी होने के साथ साथ संघनित होगी, बादल का रूप बनेंगे और वहाँ पे वर्षा होगा, तो इसको चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरा है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों बात आर्द्रता वायु जहाँ क्या होता है आपका पर्वतीय क्षेत्र में बहने के कारण ये आपका क्या होता है, ऊपर उठती है और ऊपर उठने के साथ साथ ठंडी होगी तो वहाँ पे क्या करेगा, वर्षा कराएगा। इसको हम लोग पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और संवहनीय वर्षा दोस्तों, संवहन धारा के कारण वायु आपका गर्म होने के साथ साथ क्या होती है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर होने के बाद क्या होगी, संघनित होगी, बादल बनेंगे, बादल के साथ क्या होगा, वर्षा के रूप में बारिश होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, याद आता है कि यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ठीक, पेड़ और पौधों में और जीव जंतु के बीच जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल पर ताज़ा जल प्राप्त होता है। वर्षा कम हो तो जल की कमी होती है, सूखा हो जाता है। इसके विपरीत वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप को हिम सहित वृष्टि या फिर ओला कहते हैं। हम लोग देखते हैं ओला, बर्फ़ भी पड़ता है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इधर। ठीक है, बारिश के साथ पानी के साथ साथ बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, इसको ओलावृष्टि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, वो देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट करके रहेंगे। अभ्यास प्रश्नों के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है,
अभी चैप्टर है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अभ्यास प्रश्न को। वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी थी और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, इसके बारे में सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।